दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से भारत का संवैधानिक इतिहास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, भारत भारत सरकार अधिनियम 1862 तक या 61 तक हमने पढ़ा था और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 1892 को। उसके आगे आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 क्यों पारित किया गया? तो 1857 ईस्वी में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा इल्बर्ट बिल विवाद के बाद भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। अतः भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या उठता है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों देखते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है ये। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक, किंतु मतदान या अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद हम लोगों का प्रश्न आता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाने का क्या उद्देश्य था। तो मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था। जैसे दोस्तों इसके पहले जो 1892 परिषद का अधिनियम था उसमें कुछ कमियां थी, तो उसे सुधारने के लिए 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य क्या था? 1892 के अधिनियमों के दोषों को दूर करना तथा भारत में हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। और इसलिए उसने क्या किया, इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। ठीक, सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उनकी मंशा ये थी कि जब अलग से व्यवस्था होगी तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगेंगे। ठीक है, और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक है, सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार 1909 ईस्वी का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य ये था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी क्यों लाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण नहीं कर सका। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष के मद्देनजर इसे लाया गया।
जैसे कि जब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की प्रणाली का वहाँ पे वर्णन किया गया या उन्हें अधिकार दिया गया, तो इससे क्या है, लोग आपस में लड़ने लगे। इससे क्या हो गया कि असंतोष पैदा हो गया कि ये हमें जो है बांटने की एक नीति है। अतः इस शासन अधिनियम को लाया गया 1919 को। इस शासन अधिनियम की प्रमुख बातें निम्न हैं। इस अधिनियम को सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, माने उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में क्या कहा गया, उत्तरदायी शासन है ये। ठीक, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी इसे लागू कर दिया गया। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि विधान केंद्र में दो सदन या आप कहें द्वैध शासन कब लागू किया गया, 1919 के द्वारा। 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। याद रखना है, केंद्र में 1935 के द्वारा और प्रांतों में 1919 के द्वारा। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस थे। इस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आता है, श्वेत आयोग की संज्ञा किसे दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम से हुई प्राप्ति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। जैसे उसमें ये कहा गया था कि 10 साल बाद एक जो है आयोग का गठन किया जाएगा, ये समीक्षा करेगा कि ये अधिनियम सही से लागू है कि नहीं। किंतु द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अत्यधिक स्वायत्तता की मांग के चलते 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। किसी भी भारतीय को शामिल न करने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या था, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, श्वेत आयोग। भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों लाया गया? तो भारत के लिए संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि भारतीय जो संविधान बना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या था, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसीलिए जितने भी प्रस्ताव आए उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा था, यही 1935 का अधिनियम। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस प्रणाली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसके प्रमुख उपबंध निम्न हैं। इस अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों और उनकी रियासतों से मिलकर होना था, जो स्वेच्छा से शामिल हो। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में उसे लागू किया जाएगा। मैंने अभी बताया भी था कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का अधिनियम, केंद्र में द्वैध शासन 1935 का अधिनियम। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में किया गया और 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। ठीक, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। संघ सूची,
प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची का अधिकार किसे दिया गया? वायसराय को। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों जैसे बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी तथा बम्बई व मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जिसे आज हम क्या कहते हैं? म्यांमार। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, जबकि जिन्ना ने इसे क्या कहा? पूर्णतः सड़ा व मूल रूप से बुरा कहा। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 1937 में प्रांतीय चुनाव के क्या परिणाम हुए? तो जब 1935 में अधिनियम लागू किया गया तो 1937 में चुनाव हुआ। उसका परिणाम क्या होता है? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत फरवरी 1937 में चुनाव हुए, जो 11 प्रांतों में हुए। इनमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। ठीक। इस चुनाव में संयुक्त प्रांत यूपी में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई तथा प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत तथा विधि एवं न्याय मंत्री KN काटजू थे। ठीक है। जबकि वित्त मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया। 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से त्यागपत्र दे दिया। क्या कारण था? बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। और दूसरा रीजन क्या था? कांग्रेस के युद्ध का उद्देश्य तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। जैसे ये कांग्रेस क्या चाहती थी? युद्ध में हम शामिल होंगे, लेकिन ये वादा किया जाए कि युद्ध के बाद आप हमें क्या है, अपने देश में आज़ाद कर देंगे और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने इसकी अनदेखी की, इसीलिए कांग्रेस इस चीज़ से जो है अलग हो गई और उन्होंने हर जगह से अपना इस्तीफा दे दिया। मुक्ति दिवस के रूप में किसे मनाया गया? कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगस्त प्रस्ताव 1940 क्यों लाया गया? दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा आप क्या है, हम लोगों का हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन यहीं से एक बेस बनता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1948 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 की प्रमुख बातें क्या थी? तो अगस्त गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था? एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तीसरा था भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। ठीक है, ऐसा वादा किया गया। और युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा भारत में। ठीक है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। जब इतना प्रस्ताव दिया गया, न तो कांग्रेस खुश थी और न ही मुस्लिम लीग। कांग्रेस जहां भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करना चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग अपनी भारत विभाजन की मांग पर अड़िग थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध से
अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। इस विचारधारा के पोषक कौन थे? गांधी जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत क्यों लाया गया? इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता की मांग व द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा, मतलब उन्हें सहायता लेना था। तो अमेरिका, चीन व ऑस्ट्रेलिया ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को 23 मार्च 1942 को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ भारत के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान क्या था? युद्धोपरांत नई संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता होगी। तो देखते हैं दोस्तों इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। और कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि इसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई। ठीक है, गांधी जी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा है, जबकि पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।